हेलो एवरीबॉडी, मैं एस के पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री IS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक लड़ाई है, जिसको लेकर हाल फिलहाल में काफी चर्चा भी रहा है, तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा यहां पे इस युद्ध से संबंधित चर्चा का जो उद्देश्य है वह यह है कि इस बार के एग्जाम के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है, यानी इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी प्रबल है। तो अब आप सबों को यह लग रहा होगा कि कौन सा यह युद्ध है, किस युद्ध की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें आप सबों ने भी सुना होगा इस ऐतिहासिक लड़ाई जो भीम कोरेगांव, बैटल ऑफ भीम कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। तो आज उसी भीम कोरेगांव के युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि भीम कोरेगांव की जो लड़ाई थी वह मूल रूप में किस प्रकार की लड़ाई थी और उस लड़ाई को लेकर, उस युद्ध को लेकर आखिर वर्तमान समय में क्यों विवाद है, क्यों संघर्ष की स्थिति हर वर्ष उत्पन्न होती है। देखा जाए तो इतिहास में एक नहीं अनेक ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन इस प्रकार से विवाद तो किसी अन्य युद्धों में नहीं रहा। तो फिर इस भीम कोरेगांव युद्ध को लेकर क्यों यह विवाद बना हुआ है, तो आज इसके मिस्ट्री को, इसके हम लोग जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यह देखें, भीम कोरेगांव जो विजय स्तंभ जो बना हुआ है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है और यह जो विजय स्तंभ है यह याद दिलाता है उस युद्ध को, उस ऐतिहासिक युद्ध को जो वर्ष 1818 में, जनवरी 1818 में लड़ी गई थी। और यह जो युद्ध है वह मराठा साम्राज्य के जो प्रधान थे, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय वर्ष 1818 ईस्वी की जनवरी 1818 की यह लड़ाई है जो ब्रिटिशों के साथ लड़ी गई थी। और इसी उपलक्ष्य में यहां पे विजय स्तंभ, क्योंकि यह मराठों की हार के प्रतीक के रूप में इस स्तंभ को स्थापित किया गया है। अब इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, तो जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उनकी जो नीति थी, बंटवारा करो और शासन करो। तो इस युद्ध को भी हमें उसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। ऐसे भी देखा जाए तो मराठों की जो हार है वह तो जून 1817 में ही हो चुकी थी, जब 1817 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ जब पूना में संघर्ष हुई और उस संघर्ष में पेशवा की पराजय हुई थी, तो पेशवागिरी तो समाप्त हो गई। वह 1817 में ही जो पूना की संधि है, उस संधि के द्वारा ही। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वह था 1817 में वारेन हेस्टिंग्स, और वारेन हेस्टिंग्स के साथ ही यह संधि हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की, क्योंकि उस समय तृतीय मराठा युद्ध हुआ था जो 1817-1818 से संबंधित है। और यह जो तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें देखा जाए तो पिंडारी एक जनजाति थी और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा उन पिंडारियों का
दमन किया जा रहा था, क्योंकि मराठों के ऊपर नियंत्रण स्थापित होने से जो यह पिंडारी जनजाति थे वे लूटपाट करने लगे थे और उनका दमन उनका वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया जा रहा था। इन पिंडारियों के साथ मराठों की बड़ी लंबी सहानुभूति रही थी, क्योंकि यह जो पिंडारी योद्धा थे वह मराठों के साथ यानी मराठों के सैनिक के रूप में सेवा दिया करते थे। इसको लेकर जो अंतिम पेशवा था उसने एक कोशिश की थी, लेकिन उसकी यह कोशिश असफल रही और उसे पूना की संधि अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसके बाद एक बार फिर से पेशवा के द्वारा एक कोशिश की गई ब्रिटिश को पराजित करने की, और कहा जाता है कि यह जो कोशिश है वह भीम कोरेगांव युद्ध के रूप में उसे हम लोग देख पाते हैं। यह जो भीमा कोरेगांव जो युद्ध है, भीमा नदी जो महाराष्ट्र की एक नदी है, उसी के पास में यह लड़ाई लड़ी गई थी। माना यह जाता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय एक अंतिम प्रयास करता है अपने सरदारों के साथ मिलकर अंग्रेजों को उस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, और उसका उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश के ऊपर अचानक से हमला किया जाए और पूना को अपने अधीन कर लिया जाए। और इसलिए वह 28,000 मराठा सैनिकों की, जिसमें 20,000 पैदल सैनिक और 8,000 घुड़सवार सैनिक की एक बड़ी फौज लेकर वह चलता है। लेकिन उस फौज को रोकने की जिम्मेदारी मद्रास नेटिव इन्फेंट्री की होती है, महाराष्ट्र नेटिव इन्फेंट्री की। और उस इन्फेंट्री में जो सैनिक थे वह उनमें ज्यादा संख्या महारों की थी जो एक दलित थे। अब यहां पे देखा जाए तो आखिर महार क्यों गए ब्रिटिश सेना में, तो उनकी भी एक लंबी इतिहास है। जो महार थे वे दलित जाति के थे और पेशवा ब्राह्मण। कहा यह जाता है कि पेशवा इन्हें सैनिकों के रूप में नियुक्त नहीं करता था, क्योंकि इन्हें लड़ाकू नहीं माना करता था। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुई तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही तो नहीं, अगर भारत के सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो सभी वर्ग के लोग सैनिक सेवा में थे। लेकिन महाराष्ट्र में जो सैनिक सेवा में थे वह महार जाति के लोग ज्यादा थे। और एक तो इनमें जातिगत भावना जो थी वह कहीं ना कहीं पेशवा के अगेंस्ट में थी, क्योंकि ये निम्न वर्ग के थे, दलित वर्ग के थे, और पेशवा वह उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो पहले से भी एक जातिगत जो भेदभाव था वह बनी हुई थी, लेकिन इसको लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई थी। इसे तो आज आधुनिक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यह जो लड़ाई हुई वह तो ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिक थे, और सैनिक अपने शासक के लिए लड़ते हैं, वे जातिगत भावना से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो पेशवा के अंतर्गत भी बहुत सारे विदेशी सैनिक थे, दूसरे जात के भी सैनिक थे। तो इन सैनिकों में जो वह 28,000 की जो बड़ी विशाल सेना थी, जो एक बार अंतिम प्रयास पेशवा के द्वारा किया जा रहा था फिर से पूना पर अधिकार स्थापित करने के लिए, उसे रोकने का काम एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी जो 800 सैनिकों की फौज थी, उन्होंने इन मराठी सैनिकों को, इन पेशवाई सैनिकों को, उन्हें पूना पर आक्रमण करने से तकरीबन कहा जाता है कि रात भर यानी 12 घंटे रोकने में सफल रहे। अब यहां पे यह जो 12 घंटे जो पोजीशन जो इन सैनिकों ने बनाई रखी, जिसमें 800 सैनिक थे जो 20,000 सैनिकों की टुकड़ी को रोके हुए थे, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई
और इसमें 20,000 सैनिकों की फौज वाली पेशवा की हार हुई, उन मराठी सैनिकों की हार हुई और ब्रिटिशों की जीत हुई। यहां पे दो साम्राज्य की लड़ाई है, एक खोया हुआ है और एक भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए यह मानकर चल रहा है कि जब तक इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित नहीं होगा तब तक आगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं हो सकता है। अब इन सैनिकों ने क्यों रोका? क्योंकि इन सैनिकों का यह मानना था कि जनरल जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में जो फौज आ रही है, जनरल जोसेफ स्मिथ, तो इन जो सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक, इन सैनिकों को यह लगा कि हमें सुरक्षा देने के लिए जो सैनिक आएगी, जिसका नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ कर रहे थे, अगर इन्हें हम यहां पे रोके रखें तो वह सैनिक हमें कवर करने आएंगे। इधर मराठों को भी डर था कि अगर रात भर से ज्यादा लड़ाइयां चली तो आगे ब्रिटिश जो सैनिक हैं वे पहुंच जाएंगे और इसमें मराठों की हार होती है। इसमें बहुत सारे ब्रिटिश रेजिमेंट के सैनिक मरे गए, जिनमें ज्यादा संख्या महार जाति के लोगों की थी। और ब्रिटिश इसे रंग भेद की नीति के तहत यहां पे इन्होंने एक विजय स्तंभ, जिसे कोरेगांव विजय स्तंभ के रूप में देखा जाता है, जिनमें 39 सैनिकों के नाम अंकित किए गए और इसे एक सैनिक उपलक्ष्य के रूप में माना गया और इसे जातिगत रंग देने की भी कोशिश की गई। लेकिन देखा जाए तो आज जो यहां विवाद है, ना उस समय मराठा राष्ट्रीय भावना से लड़ रहे थे और ना ही यह महार जो सैनिक थे वे जातिगत भावना से लड़ रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं था, क्योंकि मराठे भी राष्ट्रीयता के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। क्योंकि अगर मराठे राष्ट्रीयता के नाम पे लड़ाई लड़े होते तो हमें फिर यह मानना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव बहुत पहले हो चुका था। और यदि राष्ट्रवाद का उद्भव बहुत पहले हुआ तो फिर ब्रिटिश इतने लंबे समय तक फिर क्यों बने रहे? तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि ना ही वहां राष्ट्रीयता है और ना ही वहां जातीयता है। यह आधुनिक भारतीय राजनीति की देन है, जिसे राष्ट्रीय और जातिगत स्वरूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो यह वही विजय स्तंभ है। अब यह जो लड़ाई जो लड़ी गई, यह लड़ाई जनवरी यानी उस समय जो 1818 में जो युद्ध हुआ, 1 जनवरी 1818 को यह युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो भीमा कोरेगांव युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह अंतिम पेशवा था और इस लड़ाई के बाद आप देखें तो आगे चलकर 3 जून 1818 को अंतिम रूप से पेशवा ब्रिटिश के शरणागत हो जाता है और कानपुर के पास पेशवा को पेंशन के रूप में उसे 8 लाख रुपए पेंशन देकर उसे कानपुर में बिठूर स्थापित कर दिया जाता है, यानी पेशवागिरी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से यह उसी लड़ाई का हिस्सा है। अब यह जो बैटल ऑफ कोरेगांव है, जो जनवरी 1818 को यह जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई को लेकर इतिहास में क्योंकि विवाद बना हुआ है और इसे जातिगत दर्जा प्रदान करने की कोशिश की गई है और इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष की ही घटना है, जब 2018 में इसके 200
200वां वर्षगांठ जब मनाया जा रहा था। तो यह जो 200वां वर्षगांठ था, इसमें बहुत भारी संख्या में जो महार जाति के लोग थे, यह लोग इस विजय उपलक्ष्य के रूप में उस विजय स्तंभ के पास पहुंचते हैं और इसको लेकर एक जातिगत संघर्ष यहां पे छिड़ जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो 1818 में लड़ा गया था, यह आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि यह युद्ध किनके बीच लड़ी गई, यानी ब्रिटिश और मराठे पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसमें ब्रिटिश की ओर से लड़ने वाले जो सैनिकों की जो संख्या थी वह महार जाति के लोगों की थी, जो दलित जाति से संबंधित थे। इसमें मराठों की हार हुई थी और यह ब्रिटिशों की जीत का यह आपको यानी जीत के रूप में इसे देखा जाता है। तो इस प्रकार से इसको लेकर वर्तमान में इसका 2002 में देखें तो यह 202वां वर्षगांठ है जो इसका मनाया जाता है और हर वर्ष इसके वर्षगांठ को लेकर एक राजनीति में गर्माहट भी आती है और इसे जातिगत आपको यहाँ पे यानी मनसा पूरी करने की भी कोशिश की जाती है, जो राजनीतिक मनसा का ही एक उद्देश्य है। तो इस प्रकार से बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है वह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इस वर्ष के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इससे संबंधित एक दो जानकारी और होनी चाहिए आपको। यहां पे देखें तो जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और यह हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में इस लड़ाई का जिक्र, जो भीमा कोरेगांव युद्ध है, इसका जिक्र आपको किया गया था। तो हो सकता है जेम्स ग्रांट से संबंधित इस पुस्तक के भी चर्चा की जाए। वहीं एक दूसरी पुस्तक है जो हेनरी टी प्रिंसेप के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ट्रांजैक्शन इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें इस लड़ाई में महार दलितों से सजी अंग्रेज टुकड़ी के साहस का जिक्र आपको किया गया था। क्योंकि ब्रिटिश का जो उद्देश्य था फूट डालो और शासन करो, तो उसी उद्देश्य से इस विजय स्तंभ को भी बनाया गया था और आज उनकी मानसिकता कहीं न कहीं हमें वह सही प्रतीत होती है, क्योंकि आज इसको लेकर जिस प्रकार की दलगत राजनीति हो रही है और जिस प्रकार से इसे जातीय हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है, यह ब्रिटिश मानसिकता की उस सोच को ही दर्शाता है जिसे ब्रिटिश तो सफल नहीं रहे, लेकिन आज के इस भारतीय युग में कुछ ऐसे नेतृत्व उभर कर आए जो सफल प्रतीत होते दिखाई देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे राजनीतिक और जातिगत और दलगत चीजों की बात ना करेंगे, बल्कि हमें इस युद्ध को ध्यान में रखना है, क्योंकि यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो भीम कोरेगांव युद्ध है। तो इसे आप लोग ये जरूर याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो चैनल है इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।